फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो है मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मगध में जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़े थे। तो चलिए देखते हैं कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। जिस तरह से हम लोगों ने हर्यक वंश पढ़े थे, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश पढ़े थे, तो उसमें एक तरह से देखा जा रहा था कि जो लास्ट जो शासक होते, जैसे हर्यक वंश का लास्ट शासक नाग दशक था, उसका सेनापति शिशुनाग था। तो शिशुनाग ने जो है नाग दशक का खात्मा करके, उसका अंत करके जो इन्होंने शिशुनाग वंश की नींव रखी। उसी तरह से शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे जो और नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद, तो इन्होंने जो है शिशुनाग वंश के अंतिम शासक को खात्मा करके जो है इन्होंने नंद वंश की नींव रखी थी कि इन्होंने महापद्म नंद ने। तो उस तरह से आप लोगों को यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यह जो है जो नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, इसको मार करके इन्होंने मौर्य वंश की नींव जरूर रखी थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह घनानंद के सेनापति नहीं थे। तो सेनापति जब नहीं थे तो किस आधार पे इसको मारा और कैसे मारा, तो इसके बारे में दो जो है हम लोगों को प्रमाण मिलते हैं। वह दोनों प्रमाण किससे जुड़े हुए हैं? चाणक्य से जुड़े हुए हैं। और चाणक्य को जो है भारत का राजनीतिज्ञ कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए, चाणक्य के बारे में दो बातें हम लोगों को जो मिलती है, जानकारियाँ जो हम लोगों को इतिहास से जो मिलती है। तो देखिए, एक माना जाता है कि चाणक्य जो थे वह धनानंद के दरबार में रहते थे और धनानंद ने जो है उसका बहुत ही अपमान किया था, क्योंकि जो धनानंद जो थे वो अपने पिता की तरह, जो महापद्म नंद थे उसके तरह जो थे साम्राज्य विस्तार या जिस तरह से प्रजा की देखभाल होती है, एक राजा का जो कर्तव्य होता है, उस तरह से वो निर्वहन नहीं कर रहे थे। कौन? धनानंद। धनानंद जो थे वह बहुत ही भोग विलासिता वाले व्यक्ति थे। वह जो है शराब पी करके जो है कहीं पे मतलब एक तरह से जिस तरह से एक राजा का जो कर्तव्य होता है, कर्तव्य निष्ठा का उसको पालन करना पड़ता है, उस तरह से वे नहीं थे। तो क्या किया कि उन्होंने जो है धनानंद ने चाणक्य जो उसके दरबार में रहते थे उसका बहुत ही अपमान किए थे और उसको जो है चोटी पकड़ करके जो है उस चोटी पकड़ करके धनानंद ने जो है वह अपनी सभा से उसको बाहर निकाल दिए थे। एक तो ये मान्यता है कि पहले से ही उसके दरबार में रहते थे। दूसरी यह मान्यता है कि जब 326 ईसा पूर्व में जो है यूनानी जो थे, यूनानी कहे तो मकदूनिया, यूनानी में ही पड़ता है आपका मकदूनिया, मैसेडोनिया, यूरोपियन कंट्री के अंतर्गत ही आते हैं मैसेडोनिया। और उस समय जो है यूनान कहलाते, जैसे अभी के प्रेजेंट टाइम में देखें तो एथेंस वाला एरिया। चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं मैप के माध्यम से, हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ये भारत है, इधर आपका जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर मानते हैं कि ये यूरोप है। ठीक है, यूरोप में ही जो है पहले जो है आपका एथेंस, उसके बाद कुछ तुर्की वाला इधर, उसके बाद और भी कंट्री जैसे इटली वगैरह, कुछ ज़्यादा ही एरिया भूमध्य सागर के एरिया वाले जो भूमध्य सागर के आसपास जो एरिया पड़ते थे उसको उसमें जो यूनान कहा जाता था। एथेंस अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो एथेंस वाला जो है, ग्रीक वाला जो एरिया है, उसी को जो है एथेंस कहा जाता, मतलब यूनान कहा जाता है। और उसमें जो उसी के आसपास एक देश था मकदूनिया, और अभी के टाइम में मकदूनिया को हम लोग मैसेडोनिया के नाम से जानते हैं, मैसेडोनिया। और यह जो है यूरोपियन कंट्री, वे सारे जो जितने भी आपके जो हैं यूनानी वगैरह थे उस समय, वे सारे यूरोपियन कंट्री के अंतर्गत आते थे। तो अभी जो है हम लोग जिस कंट्री को मैसेडोनिया के नाम से जानते हैं, उस समय उस कंट्री को मकदूनिया के नाम से जाना जाता था। और मकदूनिया से ही जो है सिकंदर आए थे। कौन? सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था और उस सिकंदर का पूरा नाम जो था वह क्या था? अलेक्जेंडर निकेटर नाम था, और उसका जो है बाद में नाम सिकंदर पड़ा। तो सिकंदर जब जो है इधर से वह राज को उसका एक तरह से मन बढ़ गया था, उस तरह से मतलब उसका जब एक क्षेत्र को उन्होंने जीता तो दूसरे क्षेत्र को जीता, फिर इस तरह से उसका मन बन गया कि हम पूरे विश्व को ही जीतेंगे। तो इस तरह से जीतते आए। उसके बाद यहाँ पे जो है भारत में एंट्री किया। तो देखिए, भारत में जो अभी के टाइम में जो हमारा प्यारा भारत है तो उसमें एंट्री नहीं किया था, लेकिन उस समय जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला एरिया जो अखंड भारत था उस समय, तो उस समय जो इन्होंने इस वाले एरिया में आम्बिक एक राजा थे, वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत इस यहाँ पे कब्जा कर लेते, पाकिस्तान वाला अफगानिस्तान वाला एरिया जो था वहाँ पे किया था, न कि अभी के प्रेजेंट टाइम भारत में किया था। तो थोड़ा आकर के यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया था, आम्बिक नाम के एक राजा थे, इसको जो है उन्होंने, ये डरपोक राजा थे, यह जो है सिकंदर से युद्ध किए बिना ही जो है इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। कौन? आम्बिक ने।
तो जब यहाँ पे ये आए तो इसको तो पराजित कर दिया। फिर सेकेंड राजा यहाँ पे था सिंध के आसपास, ये तो आपका मुल्तान वाला एरिया होगा। इधर आपका सिंध वाला एरिया में एक पोरस राजा था। पोरस ने जो है स्वयं को सिलेंडर नहीं किया, हालांकि इसका जो सेना थी पोरस राजा पोरस के, सिंध के राजा पोरस के, इसकी सेनाएं छोटी थी, बट इन्होंने जो है अपने आप को सिलेंडर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी सेनाएं हैं, मेरे पास जो भी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक उसको सैनिक जो हमारे पास है, उसी से हम जो है हम युद्ध करेंगे, अपने आप को सिलेंडर नहीं करेंगे, चाहे हम युद्ध में क्यों ना मारा जाए। हम जो है एक साहसी राजा की तरह क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि सिकंदर से युद्ध किए, और हालांकि यह हार गए, लेकिन सिकंदर जो है इसके साहस को देखते हुए जो है इसको जो है मतलब युद्ध में मारा नहीं, उसको जो है एक तरह से छोड़ दिया। उसके बाद जो है यह भी जो है, देखिए कोई भी राजा है और कोई भी बड़े राजा कोई भी छोटे राजा, यदि बड़े राजा छोटे राजाओं को मार भी कर देते तो फिर भी क्या होता है, छोटा राजा जो है इसके अंदर आ जाते हैं। तो फिर जाकर के ये आम्भिक हो गया, उसके बाद पोरस राजा, उसके बाद इधर आपका जो है सिकंदर। तो इन्होंने जो है अब मेन भारत में एंट्री करना, मतलब उस समय तो पूरा भारत मेन ही भारत था, अभी प्रेजेंट टाइम के भारत की बात करें तो इसमें जो इन्होंने एंट्री करने की सोची। तो जब इन्होंने एंट्री करने के बारे में सोची तो यहाँ पे जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो थे चाणक्य जो थे वह क्या थे, यहाँ के मतलब एक तरह से जो आचार्य थे, प्रिंसिपल, अभी टाइम प्रोफेसर प्रिंसिपल जिस तरह से होते हैं उस समय से वह आचार्य थे, बहुत ही बड़े आचार्य थे। तो यहाँ पे शिक्षा दे रहे थे। जब इन्होंने एंट्री किया तो चाणक्य को लगा कि यह जो सिकंदर जो है भारत को पूरे कब्जे में ले लेगा, और यहाँ पर जो राजा है मगध के, जो इधर राजा हैं, यह जो है अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यह जो है बहुत ही भोग विलासिता वाले व्यक्ति हैं। तो फिर भी जो है चाणक्य जो है तक्षशिला से आकर के कहाँ पर, यहाँ पर मगध में आकर के जो नंद वंश के जो शासक थे घनानंद के, इसको समझाए कि आप जो है भोग विलासिता में डूबे हुए हैं, इधर से जो है सिकंदर भारत में जो है चढ़ाई कर दी है, आप जो है अपने सैनिक लेकर के आए और इसको रोकने का प्रयास करें, इसको यहाँ से जो है बाहर निकालें, यहाँ पर भारत में एंट्री करने नहीं दे। तो देखिए आए थे इसको समझाने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उल्टे जो है इसको और डांट फटकार लगा करके कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, एक तरह से बहुत ही अपमान करके उसको सभा से क्या कर दिए थे, निकाल दिए थे। तो दो मान्यता यहाँ पे निकलती है, कहाँ से, यहाँ से, कि एक तो यह कि चाणक्य ऑलरेडी मतलब उसके दरबार में थे और उसको अपमान करके निकाल दिए, और एक दूसरी मान्यता निकलती है कि नहीं, यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या थे, आचार्य थे, बहुत ही बड़े आचार्य थे। वह जो है जब सिकंदर ने एंट्री किया यहाँ पे, कहाँ पे, भारत में, जब आक्रमण करने के बारे में यहाँ तक आ गए, तब जाकर के इन्होंने इसको समझाने आए थे, लेकिन भरी सभा में जो है घनानंद ने चाणक्य को अपमान करके यहाँ से बाहर निकाल दिए थे। तो दो मान्यताएं हैं। तो लेकिन देखिए, लेकिन निकाले थे जरूर यहाँ से। तो जब अपमानित हुए तो इन्होंने जो अपनी चोटी को नहीं बांधे थे, इन्होंने कहा जब तक मैं आपको मिटा नहीं दूंगा, तुमको मिटा नहीं दूंगा, तब तक जो मैं अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। देखिए चाणक्य जो थे इसको समझाने आए थे, एक तरह से कहे तो ये मतलब एक तरह से अच्छे कार्य करने आए थे, क्योंकि गुरु थे, इसको समझाने आए थे, इसके इतने बड़े राजनीतिज्ञ थे, इनको समझाने आए थे, लेकिन इन्होंने नहीं माना। तब जाकर के इसका जो एक प्रमुख शिष्य था वह था कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने एक तरह से यहाँ पे एक कूटनीतिक रचा कि जो भी भारत में आती है, व्यास नदी को पार करती हैं, उसको जो है भारत देवों की भूमि है, यहाँ पे जो भी आते हैं उसका जो है एक तरह से पैर हाथ गलने लगता है, अपने जो है शरीर एक तरह से नाश होने लगता है। तो बहुत सारे एक तरह से कूटनीतिक रचा गया चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो सिकंदर की सेना वगैरह थी वह मतलब डर गए थे, एक तरह से उन लोगों ने कूटनीतिक के माध्यम से कुछ हद तक जो कुछ सैनिक जो है यहाँ पर मर भी गए थे, मतलब उस तरह से कूटनीतिक रच करके। तो बाद में जो है जो सिकंदर के सैनिक थे उन लोगों ने जो है सिकंदर के कहने के बावजूद भी जो इन्होंने कहा कि हम दूसरे जगह मतलब चढ़ाई कर लेंगे, दूसरे देशों में जाकर के आप वहाँ पे आक्रमण करने के बारे में बोलिए तो हम वहाँ पे आक्रमण कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। और उसी दरमियान क्या हो गया, व्यास नदी हो गया और भी नदियाँ इधर से आती है, तो इन सारे में क्या हो गई थी, बाढ़ आ गई थी। तो इस कारण से, बाढ़ के कारण भी और कुछ कूटनीतिक के कारण भी जो है यहाँ से सिकंदर की सेना यहाँ से लौट गए थे। तो जब देखिए यहाँ से इन सारे को भगाने में जब सफल हुए तो उसके बाद जो है चाणक्य ने कहा कि मैं इसके दरबार में गया था, लेकिन उन्होंने मेरा क्या कर दिया, अपमान कर दिया। तब जाकर के जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो एक इसके जो है चाणक्य के जो चहेता शिष्य थे, इन्होंने यहाँ पर आए, कहाँ पे, मगध में आए। उसके बाद जो है घनानंद को मार करके जो है चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की नींव रखी थी, स्थापना की थी। तो ये एक तरह से कहानी रही आपके कि इसके पीछे मौर्य वंश की स्थापना होने से पीछे की क्या क्या हुआ था। आइए हम लोग थोड़ा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर जो थे वह तो मैसिडोनिया थे, इसके बारे में तो हम लोग देख चुके हैं। इसके पिता का नाम फिलिप था। और सिकंदर जो थे, सिकंदर जब इधर से लौटे थे 326 ईस्वी में, यह भारत पर मतलब चढ़ाई किए थे। ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं सॉरी ईसा पूर्व। देखिए इस वीडियो में जब भी थोड़ा यदि मेरे से मिस हो जाए, ईस्वी बोला जाए, तो आप लोग समझिए कि ईसा पूर्व मैं बोल रही हूँ, ईस्वी की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। तो ईसा पूर्व मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो 326 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पे आए थे, लेकिन जब यहाँ से रिटर्न हुए, इसके सैनिक जो है मना कर दिए थे। यहाँ से इन लोगों ने रिटर्न हुए थे। तो रिटर्न होने के बाद क्या हुआ कि एक आपका इराक जगह, मतलब इराक कहाँ पे पड़ता है, तो अभी के टाइम में यदि हम लोग बात करें तो पश्चिम एशिया में एक देश है इराक। इराक में ही बेबीलोन पड़ता है। बेबीलोन में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। देखिए उस समय ऐसा नहीं था कि प्लेन में, मतलब प्लेन से गए कहीं 2 घंटा में दिल्ली, 4 घंटा 5 घंटा या 15 घंटा 16 घंटा कहीं अमेरिका पहुँच गए। ऐसा तो उस समय नहीं होता था। उसमें तो क्या मतलब एक तरह से युद्ध ही किया जाता। तो क्या उस समय संसाधन वगैरह थी, घोड़ा, हाथी, यही सब सारे थे। तो ये लोग हाथी घोड़ा से ही इधर से लौटे हुए होंगे, घोड़ा से एक्चुअली। तो टाइम तो लगा ही होगा। तो 3 साल में ये लोग कहाँ तक पहुँचे थे? 3 साल में यहाँ ये लोग जो है इराक के बेबीलोन में पहुँचे थे। और यहीं पर जो है उसकी मृत्यु हो गई। जैसा माना जाता है कि उसको मतलब पेट वगैरह में दर्द हुए थे, उस समय उस तरह की सुविधा वगैरह नहीं थी। तो जिस कारण से जो है सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में जो है बेबीलोन में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये जिस घोड़ा से आ रहे थे, इसके जो घोड़ा थे, इसके घोड़ा का नाम क्या था? तो बुके-फराल। और बुके-फराल जो थे सिकंदर के बहुत ही चहेता थे। ऐसा माना जाता है कि उसके मरने के तत्पश्चात जो है उसका घोड़ा भी क्या हो गया? मर गया। कहाँ पे? बेबीलोन में। इस बात को भी जो आप लोग ध्यान में रखेंगे सिकंदर के बारे में। और सिकंदर का ही एक दूत होता है सेल्यूकस निकेटर। कौन? सेल्यूकस निकेटर। यहाँ से सिकंदर तो लौट जाते हैं, लेकिन सेल्यूकस निकेटर को लगता है कि जो कूटनीतिक, इसको लगा कि मतलब कि जो ये जो है यहाँ से जो हम लोग लौटे थे, उसको कुछ लगा कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि भारत देवों की भूमि है, यहाँ पे एंट्री करने वाले कोई भी राजा नहीं बसते हैं, जो शरीर वगैरह होते हैं वह गल जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा लगा कि कुछ कूटनीतिक वगैरह रची जा रही है। तो ये इसको थोड़ा मन में संदेह हुआ। तो कुछ दिनों के बाद ये रिटर्न हुए सेल्यूकस निकेटर। ये पूरे तरह से यहाँ मतलब इधर नहीं चले गए, ये कुछ दिनों के बाद जो है भारत की तरफ मूव किए। तो उसके बाद तो तब तक जा करके यहाँ पर तो मौर्य वंश की नींव रखी जा चुकी थी। तो सेल्यूकस निकेटर ने यहाँ पर आकर के देखे तो यहाँ पे नहीं आ गए थे। आते तो इसका मतलब यह हो गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इसको हरा करके यहाँ पे तक आते, यहाँ तक तो नहीं आए थे। लेकिन हाँ, जब यहाँ तक आए तो उसको पता चल गया कि यहाँ पर जो पहले घनानंद थे मगध के राजा, अब जो है कौन हो गए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हैं। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है जब मगध के राजा बने थे तो उन्होंने अच्छा खासा बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रफल को विस्तार किया था। जितना विस्तार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, मगध में कोई भी राजा उतना जो है साम्राज्य विस्तार नहीं किया था। अशोक भी ने नहीं। देखिए अशोक जो है केवल इन्होंने कलिंग को जो है अपने साम्राज्य में मिलाया था। बाद बाकी जो भी था वह चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मिलाया था अपने साम्राज्य में। जैसे कि इधर जो भी और सब महाजनपद थे, इन्होंने जो है सारे को जो है लगभग में कहाँ पे? मगध में मिला लिया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो देखिए इतना बड़ा जो है इन्होंने साम्राज्य को विस्तार किया। जब सेल्यूकस निकेटर यहाँ पे आए तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किए। युद्ध में जो है सेल्यूकस निकेटर पराजित हुए। और इसके बाद क्या हुआ? एक तरह समझौता हुआ दोनों के बीच। जब दोनों के बीच सेल्यूकस निकेटर और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, दोनों के बीच जब समझौता हुआ, तो समझौता होने के पश्चात क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद की बेटी थी दुर्धरा से भी इन्होंने शादी की। उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर की बेटी किससे? हेलेना से भी शादी किए। तो देख रहे कि उस समय जो है मतलब एक तरह से रंगीला भी कर सकते हैं। और साम्राज्य विस्तार करने के लिए ये लोग भी शादी संबंध भी स्थापित करते थे। तो एक शादी इन्होंने यहाँ पे की, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की बेटी से किए। उसके बाद और भी मतलब किए होंगे, उसके बारे में तो उतना जानकारियाँ मतलब हमको नहीं मिली। तो यहाँ पे दो तो देख सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी से और घनानंद की बेटी दुर्धरा से इन्होंने शादी किए थे।
तो इन दोनों के बीच समझौता जब हुआ तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी से इसका शादी हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, और उसके बाद पूछा गया कि सेल्यूकस निकेटर ने युद्ध जो किया था क्यों किया था, तो इन्होंने कहा कि जो कलिंग वाला एरिया जो है इसके आसपास वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा हाथी पाए जाते थे, तो उसको हाथी मतलब हाथी जो है उसको लेना था, किसको, सेल्यूकस निकेटर को अपने सेनाओं में शामिल करने के लिए। देखिए उस समय जो है घोड़ा, उसके बाद हाथी वगैरह ही जो थे क्या थे, युद्ध करने का एक तरह से साधन थे। तो उसके पास तो घोड़ा ऑलरेडी थे घोड़ा, लेकिन हाथी जो थे वह नहीं थे। तो 500 हाथी जो है सेल्यूकस निकेटर को दिए, किन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद जो इन्होंने जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला जो एरिया था, इन्होंने जो है उस समय इसको दूसरे नाम से जाना जाता था, एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस्पेनियाई के नाम से जाना जाता था। तो जो है ये सारे एरिया जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। उसके बाद यहाँ पर एक दूत जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज को दूत कहे एक तरह से ये भी कह सकते हैं, वो बहुत ही मतलब एक तरह से विद्वान थे, बुक वगैरह भी लिखते थे। उसके बाद दूत तरफ से भी थे। तो मेगास्थनीज को जो है मगध में छोड़ दिए। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है यहाँ से लौट गए और अपनी बेटी हेलेना और इसकी देखरेख करने के लिए जो है किसको, मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज की बुक भी जो है एक है इंडिका, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं, मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो है वहाँ से मिलती है। तो ये रही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि किस तरह का जो है शादी वगैरह जो संबंध है किस तरह से वो स्थापित किए थे और किस तरह से अपना साम्राज्य को विस्तार किए थे, क्या क्या उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये सारी यहाँ पे बातें। अब चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखते हैं कि देखिए उस समय जो था तो यहाँ पर भी देखिए ऐसा नहीं था कि उस समय जो प्राचीन काल में जो है विदेशों के साथ संबंध नहीं थे। देखिए दूरियाँ बहुत ज़्यादा थी, संसाधन बहुत कम थे, अभी के जैसे उस समय संसाधन नहीं थे, परंतु संबंध जो थे दूसरे देशों के साथ भी थे। तो उसमें जो है इतिहास जो यहाँ के बारे में कुछ जो इतिहासकार जो है दूसरे जगह जैसे कि आपका जो है यूनानी वगैरह जो थे, वे लोग जो थे यहाँ के बारे में कुछ इतिहास लिखे। तो यहाँ के बारे में भी, और अपने यूनान में ही जो है उन लोगों ने जब इतिहास लिख रहे थे तो अपने बुक में इन लोगों ने जो है मगध के राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इसके बारे में जो है सेंड्रोकोट्स, उसके बाद प्लूटार्क एवं एपियन ने जो है एंड्रोकोट्स, ये 2 वर्ड जो है बहुत ही बार जो है ये लोग क्या किए थे, यूज किए थे अपने इतिहास लिखने के क्रम में। तो सेंड्रोकोट्स एंड्रोकोट्स ये दोनों वर्ड, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स जो है किसके लिए, कौन से शासक के लिए प्रयुक्त हुआ था और यूनानियों ने किया था। तो एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स, और ये सारे जो 2 वर्ड हैं तो मतलब बहुत दिनों तक के, हाल फिलहाल की या 200 साल पहले या 100 150 200 साल पहले की मैं बात करूं तो तब तक उतना मतलब पता नहीं चला था कि सेंड्रोकोट्स एंड्रोकोट्स जो है किसके लिए, मतलब भारत के राजा, भारत के शासक जो है मगध में भी तो बहुत सारे शासक हुए, किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी पता नहीं चल रहा था। तो बाद में जो है 1784 ईस्वी में जो है जो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जोन्स, उन्होंने ही पहचाना कि एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स जो वर्ड प्रयुक्त हो रहा है वह मगध के शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही प्रयुक्त हो रहा है। तो उन्होंने ही जो है कि कौन, विलियम जोन्स ने ही पहचान किए थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी जो है जानकारियाँ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये सारे साम्राज्य विस्तार वगैरह कर लिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 2 पार्ट, एक तो श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। तो दिगंबर जो है, दिगंबर के जो मुख्य उसको मतलब चलाने वाले जो थे वह कौन थे, दिगंबर के मुख्य कार्यकर्ता वगैरह कहें एक तरह से तो स्थूलबाहु थे, उसके अध्यक्ष के रूप में एक तरह से कहें तो स्थूलबाहु। तो स्थूलबाहु के साथ जो है यह कहाँ पे चले जाते हैं, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं। कहाँ पे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं। वहीं पर जाकर जो है इन्होंने क्या करते हैं, यह जो है संलेखना विधि से जो है वहीं पर जो है अपना मतलब एक तरह से कहें तो आत्मा को त्याग देते हैं, अपने प्राण को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। विधि का तात्पर्य यह हुआ
कि आपको यदि अपना प्राण खुद त्यागने का मन है संलेखना के द्वारा, संलेखना में ये होता है कि अपना प्राण भूखे प्यासे रह करके जो है, जितना दिन आप भूखे प्यासे रह करके अपने प्राण को त्याग कर सकते हैं, तो यही जो एक तरह से संलेखना होती है। तो संलेखना विधि के माध्यम से जो है श्रवण बेलगोला में जो है इन्होंने क्या कर दिए थे, प्राण त्याग कर दिए थे। अब चलिए हम लोग इसके बाद जो है देखते हैं बिंदुसार, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा है बिंदुसार है, इसके बाद यही जो है सम्राट बने थे। इसका जो कार्यकाल था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व रहा। उसके बाद जो जब इसका डेथ हुआ, जब इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद बिंदुसार जो है क्या बने, शासक बने। देखिए हेलेना जो थी सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना, हेलेना का बेटा का नाम था जस्टिन। जस्टिन उतना योग्य शासक नहीं था और वैसे भी यूनानी होने के कारण उसके साथ ही साथ वह तो योग्य भी नहीं था, जिस कारण से कि उसको जो है गद्दी पे नहीं बिठाया। उसके बाद बिंदुसार को बिठाया गया और बिंदुसार योग्य भी थे और उसमें चाणक्य थे ही। चंद्रगुप्त मौर्य तो पहले डेट कर गए थे, उसके बाद जो है चाणक्य डेट किए थे। चाणक्य थे तो चाणक्य बहुत ही एक तरह से विद्वान क्या, तो एक तरह से नहीं, बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे चाणक्य। तो बिंदुसार को जो है गद्दी पर विराजमान किया गया। इसका यदि हम लोग कार्यकाल की बात करें तो 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किए थे, शासन किए थे मगध में। इसको अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अमित्र घात किसको कहते हैं, मतलब कि ऐसा मित्र जो मतलब एक तरह से सामने से लगे कि बहुत ही अच्छा ये मेरा मित्र है, लेकिन वह जो है पीठ पीछे से वार करे, तो इस तरह का मित्र जो है उसको बहुत ही उससे नफरत करता था। वैसे कोई भी जो है इस तरह के मित्र से नफरत करेंगे ही, आपके सामने बहुत ही मित्रता के भाव रखेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे जो है पूरा कूटनीतिक रचते रहेंगे कि किस तरह से आपको समाप्त कर दे, किस तरह से आपको बर्बाद कर दे। तो इस तरह का मित्र कौन चाहेंगे, कोई नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से मित्र से जो है किसको, बिंदुसार को बहुत ही घृणा होती थी। इसी कारण से जो है बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए इसका भी जो संबंध है विदेशों से बहुत ही ज़्यादा था। ऐसा नहीं कि सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य का था, बिंदुसार का नहीं था, बिंदुसार का भी था। बिंदुसार जो थे वह सीरिया के राजा एंड्रियोकस, कौन, सीरिया के राजा एंड्रियोकस जो है, इसके बिंदुसार और एंड्रियोकस के बीच अच्छे संबंध थे। तो अच्छे संबंध होने के नाते जो है बिंदुसार ने पत्र लिख करके एंड्रियोकस को पत्र लिखा कि आपके यहाँ क्या क्या वगैरह मिलता है, अच्छी चीज़ें जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं। तो उन्होंने बताया कि सूखी अंजीर, शराब, उसके बाद दार्शनिक मेरे यहाँ बहुत ही फेमस है। कौन, सीरिया के राजा एंड्रियोकस ने। तो इन्होंने ये तीनों चीज़ों की मांग की। तो एंड्रियोकस ने जो है सूखी अंजीर, उसके बाद शराब, अंजीर मतलब हो गया सूखी अंगूर, उसमें मतलब अंगूर भी नहीं कह सकते, अंजीर मतलब क्या कि बड़ा एक तरह से फल होता था। तो सूखी अंजीर, शराब, तो ये दोनों जो है एंड्रियोकस ने बिंदुसार को दे दिए, लेकिन इन्होंने जो है एंड्रियोकस ने दार्शनिक को नहीं दिए। इन्होंने यह कहा कि दार्शनिक जो होते हैं किसी भी देश का धरोहर होता है, इसको जो है हम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं दे सकता क्योंकि यह मेरे देश के क्या हैं, धरोहर हैं। तो इसीलिए किसी भी देश के जो भी विद्वान वगैरह होते हैं उसको अपने ही देश में रह करके अपने देश का विकास करना चाहिए, अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, न कि दूसरे के देश में जाना चाहिए। तो एक तरह से जो है यहाँ पर जो है एक तरह से यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं कि कितना जो है मान सम्मान दार्शनिकों का इन्होंने रखा, किन्होंने, एंड्रियोकस को। हालांकि यह यदि आदेश देते दार्शनिक को तो दार्शनिकों को जो है भारत आना ही पड़ता, लेकिन देखिए कितना इन्होंने ये कहा कि दार्शनिक जो होते हैं किसी भी देश का धरोहर होता है, मैं इसको आपको नहीं सौंप सकता हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, यह एक सामान नहीं है। किसने कहा, एंड्रियोकस ने कहा। और एक बिंदुसार के समय जो है मिस्र के एक राजा थे। देखिए मिस्र जो है कहाँ पे पड़ता है, तो आपका ये भारत हो गया, भारत इधर आपका हो गया अरब सागर, अरब सागर के इस साइड में आपका जो पड़ता है वह कौन सा महादेश पड़ता है, अफ्रीका पड़ता है। अफ्रीका के इस साइड में आपका जो है लाल सागर के आसपास कौन सा कंट्री है, तो मिस्र है। तो मिस्र के जो एक राजा थे वह फिलाडेल्फस, कौन सा, फिलाडेल्फस के साथ भी जो है बिंदुसार के बहुत ही अच्छे संबंध थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन एराइज कर दे कि बिंदुसार का जो मिस्र के राजा के साथ जो संबंध थे तो उस राजा का क्या नाम है, तो फिलाडेल्फस, टोलमी ए फिलाडेल्फस इसका नाम था। और देखिए बिंदुसार के समय ही बिंदुसार के दो पुत्र थे, एक का नाम था सुसीम, दूसरा का नाम था अशोक। और भी पुत्र थे लेकिन उन दोनों में से एक तरह से योग कहा जाए तो सबसे ज़्यादा योग तो आपका हो गया अशोक, दूसरा हो गया आपका सुसीम। तो सुसीम जो थे वह आपका
भारत की यदि मैं बात करूं तो अवंती के उस समय जो एक तरह से राजपाल के रूप में एक तरह से देखिए दो बेटा उसका मतलब एक तरह से योग्य थे, उसमें से अशोक आपका ज़्यादा हो गया, उसके बाद आपका सेकंड प्लेस हो गया सुसीम का। तो यहाँ पे एक अवंती का जो है, अवंती के जो भी यहाँ पर शासक के रूप में जो है थोड़ा बहुत संभालने के लिए अशोक को दे दिए थे। उसके बाद इस साइड वाला एरिया में जो है सुसीम को दे दिए थे। जब श्रीनगर में जो है एक तरह से उस समय जो है श्रीनगर वाला एरिया जो था वह मगध के अंतर्गत ही आता था। तो जब यहाँ पे अशांति फैली तो अशांति फैलने के दरमियान क्या हुआ कि बिंदुसार ने सुसीम को कहा कि तुम जाओ श्रीनगर में जो है वहाँ पे अशांति फैली हुई है, वहाँ पर जो है शांति स्थापित करके आओ कि क्या यहाँ पे जो है किस तरह से यहाँ पे अशांति फैली है। तो जब सुसीम यहाँ पर गए तो सुसीम को ही उल्टे जो यहाँ के जो भी एक तरह से अशांति का कारण था, अशांति क्यों हुआ था, विद्रोही लोग जो थे सुसीम को ही मतलब एक तरह से पराजित करके उसको यहाँ से भगा दिए थे। उसके बाद जो है अवंती में जो अशोक थे, उसके बाद अशोक को कहा तो अशोक जब यहाँ पे गए थे जम्मू कश्मीर में, देखिए उसमें श्रीनगर स्थापित नहीं किया गया था। तो जब अशोक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में गए तो जम्मू कश्मीर में जाकर के इन्होंने क्या किए कि जो वहाँ पे अशांति का कारण था तो उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि वह देखिए बहुत ही आक्रामक टाइप का था पहले, बाद में तो शांत हो गया जब उन्होंने बौद्ध धर्म को मतलब अपना लिए थे तो वह तो शांत हो गया था, लेकिन उससे पहले जो था वो बहुत ही प्रतापी राजा थे, उसके बाद आक्रामक टाइप का था। तो जब यहाँ पे गए कहाँ पे जम्मू कश्मीर में तो उन्होंने जो है यहाँ पे शांति स्थापित कर दिया। उसके बाद आ गए तो उस बिंदुसार ने पूछा तुमने इतना जल्दी कैसे किया, तो कहा कि मैं गया वहाँ पे पूरा अच्छा तरीके से सफाया कर दिया, उसके बाद शांति स्थापित कर दिया। तो इस तरह से तो यही से जो एक तरह से अनुमान लग गया किसको, वैसे तो जो भी प्रतापी रहते हैं उसको बचपन से ही पता चलता है कि तो बहुत ही प्रतापी निकलेगा आगे चल के, लेकिन यहाँ से जो है बिंदुसार को बहुत ही अच्छे तरीके से अनुमान हो गया, बहुत अच्छे तरीके से यह जो है इसको बात को समझ चुके थे कि अगला जो यहाँ का शासक होगा मगध का वह अशोक ही होगा और अशोक ही जो है सबसे योग्य शासक बनेगा मगध के लिए आगे चल करके। और देखिए जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अशोक ने शांति स्थापित किया तो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, श्रीनगर को जो बसाया था वह अशोक ने ही बसाया था। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर पर। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो बिंदुसार के बारे में ये सारी बातें थी और बिंदुसार का जो शासनकाल था वह 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक रहा। अब चलिए हम लोग महान प्रतापी शासक अशोक के बारे में देखते हैं। देखिए वैसे अशोक के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह भी महान प्रतापी राजा थे, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद आपका जो है अशोक। और हाँ देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये तो जैन धर्म को अपना लिए थे बाद में। बिंदुसार जो थे यह जो है कौन से वंश को अपना लिए थे, ये जो है आजीवक संप्रदाय को अपना लिए थे। अशोक जो है बाद में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो चलिए अशोक के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए अशोक के बारे में जो हम लोग को जानकारियाँ मिलती है, इन्होंने देखिए जो अभिलेख लिखवाए थे, अभिलेख लिखवाने का जो कार्य है हमारे भारत में सर्वप्रथम अशोक ने ही प्रारंभ किए थे। उसके बाद यह जो है ईरान के शासक जो थे डेरियस, वहाँ उससे मतलब एक तरह से प्रेरणा एक तरह से कहें या तो कहें कि दूसरे देश में इस तरह से लिखाया जाता था, हम भी अपने देश में क्यों ना लिखे। तो इस तरह से जो है अशोक ने मतलब अपने देश में अभिलेख लिखना प्रारंभ किए थे। तो अशोक जो है अपने बारे में मैं अशोक हूँ, मैं अशोक सम्राट, इस तरह से जो है बहुत सारे अभिलेखों में उन्होंने चर्चा नहीं किया था। ये कुछ अभिलेखों से ये पता चला कि वह जो अपने लिए देवानाम प्रिया के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कि मैं सम्राट अशोक, इस तरह से नहीं। उसके बाद फिर गुजरा और मास्की जो अभिलेख हैं, इन दोनों अभिलेखों से यह पता चला कि अशोक नाम का पता चला, लेकिन यह नहीं पता चला अशोक जो है वो कौन सा अशोक। हो सकता है कि मगध में अशोक नाम के और भी लोग हों। तो गुजरा और मास्की अभिलेख से जो है अशोक नाम का तो पता चला, लेकिन यह नहीं पता चला कि अशोक जो थे वह क्या थे, सम्राट थे। वह भाब्रू अभिलेख से पता चला कि अशोक जो है मैं अशोक सम्राट जो है इस तरह से उन्होंने लिखवाए थे। तो भाब्रू अभिलेख से पता चला था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अशोक जो थे 269 ईसा पूर्व में जो है इसका राज्याभिषेक हुआ था और राज्याभिषेक होने के तत्पश्चात 8 वर्षों के बाद जो है इन्होंने कलिंग पर जो है विजय प्राप्त की थी। और कलिंग में जो इन्होंने एक तरह से युद्ध किया था, कलिंग के जो राजा के साथ जो इन्होंने युद्ध किया था, युद्ध करने के दरमियान क्या हुआ कि युद्ध तो इन्होंने जीत लिया, वहीं से उसकी ज़िंदगी में जो है बहुत ही बड़ा बदलाव आया। उसके बाद जो इन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, हथियार उठाना छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। इसकी ज़िंदगी को ही बदल दिया था। कौन सी युद्ध? कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो इसकी ज़िंदगी जो है, इसके ज़िंदगी में सबसे बड़ी बदलाव की यदि हम लोग बात करें तो वह कलिंग युद्ध से ही हुआ। उसके बाद जो इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जो है
जानना प्रारंभ किया, बौद्ध धर्म के बारे में सर्वप्रथम इसको निग्रो से थोड़ा बहुत जानकारियाँ मिली थी, और उसके बाद निग्रो से जब थोड़ा बहुत जानकारियाँ मिली तो उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के एक जानकार उपगुप्त थे, उपगुप्त से जाकर के जो है अशोक ने क्या कर ली, बौद्ध धर्म की एक तरह से दीक्षा कहें या एक तरह से कहें इसके बारे में शिक्षा लिए, ज्ञान अर्जित के बौद्ध धर्म को यहाँ से उपगुप्त से अपना लिए। तो बौद्ध धर्म के बारे में जब इन्होंने अपनाए तो बहुत सारे विदेशों में भी इन्होंने जो बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार किए। उसके बाद इस अशोक के जो एक बेटा और बेटी जैसे संघमित्रा और महेंद्र, इन दोनों को जो इन्होंने जैसे श्रीलंका वगैरह इन सारे एरिया में जो है उनको जो है संघमित्रा और महेंद्र को जाकर के भेजे कि आप तुम लोग जाओ दूसरे देशों में जाकर के, श्रीलंका वगैरह में जाकर के जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो और ये देखिए अशोक जो थे यह जो है सब धर्म को मानते थे। सर्व धर्म को मानने इन द सेंस कि जैसे कि अशोक तो पर्सनली बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म मानने के साथ साथ यह किसी धर्मों का अपमान नहीं करते थे। देखिए सभी को जो है सबको हक है कि जो जिस धर्म को मान रहे हैं वह माने, इसमें कोई मतलब ये नहीं है। लेकिन हाँ जैसे कोई व्यक्ति है मान लीजिए वह जिस भी धर्म को मान रहे हैं तो वह माने, ठीक है, लेकिन कोई दूसरे धर्म का जो है बुराई नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना होता है। तो इस तरह से जो अशोक जो थे वह बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म के मतलब बौद्ध धर्म को तो मानते ही थे, और बौद्ध धर्म को मानने के साथ साथ ये किसी दूसरे धर्म का जो है अपमान नहीं करते थे। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने आज की क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में देखे, और आगे की क्लास पे जो है हम लोग देखेंगे कि मतलब अशोक जो बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं तो उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद जो मौर्य वंश का जो एक तरह से राजनीतिक स्थिति, उसके बाद आर्थिक स्थिति, यहाँ का जो साम्राज्य विस्तार था, वहाँ की किस तरह से ये सारी व्यवस्था थी उसके साम्राज्य में, इन सारे के बारे में देखेंगे। उसके बाद कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है, जो राजा का एक सप्तांग सिद्धांत होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।